सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। मुल्क की इकॉनमी और पाक तुर्किया बाईलैटरल ट्रेड के हवाले से दौरा बहुत ही अहम समझा जा रहा है। तुर्किया के सदर पाक तुर्किया बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फोरम से भी खिताब कर चुके हैं। बिजनेस फोरम में कारोबारी शख्सियात, इन्वेस्टमेंट कंपनीज के नुमाइंदे और CEO से मुलाकातें हुई भी हैं। आगे चलकर भी कई अहम मुलाकातें होनी हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हमरा तुर्किया के इन्वेस्टर्स का डेलीगेशन भी पाकिस्तान में उनके साथ मौजूद है, जो पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स में इस वक्त सरमायाकारी के लिए नजरें जमाए बैठा है। कल तुर्किया के हाई लेवल इन्वेस्टमेंट डेलीगेशन वफ़द ने वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी बड़ी अहम मुलाकात की है, जिसमें डेलीगेशन की जानिब से इकॉनमी रिवाइवल के लिए हुकूमती कोशिशों की तारीफ की गई और साथ ये भी एतराफ़ किया कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए माहौल अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होता जा रहा है। डेलीगेशन ने पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ पर एतमाद का इजहार भी किया। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान 21 जुलाई 1964 को रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट का एक एग्रीमेंट हुआ था। नॉलेज शेयरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड टेक्निकल सपोर्ट, लोन मैनेजमेंट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए दोनों ममालिक के दरमियान ताउन जारी है। तुर्क कंपनीज पाकिस्तान में $1 बिलियन से जायद की सरमायाकारी अब तक कर चुकी हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस, टूरिज्म, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट की जा रही है। पाकिस्तान तुर्किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी काम जारी है और तुर्किया पाकिस्तान के लिए खित्ते में एक अहम ट्रेड पार्टनर के तौर पर मौजूद है। पाकिस्तान की तुर्की को एक्सपोर्ट $457 मिलियन से जायद हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पाकिस्तान तुर्की को कॉटन की एक्सपोर्ट करता है, जिसका वॉल्यूम $92 मिलियन के करीब है। गुज़िश्ता 5 सालों में तुर्किया को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में सालाना 5.5% की शरह से इजाफा हुआ है और तुर्किया से पाकिस्तान की इंपोर्ट्स पाकिस्तान की एक्सपोर्ट से कुछ ज़्यादा हैं, जो $466 मिलियन से तजावुज़ कर गई हैं। तुर्किया की GDP इस वक्त $1.2 ट्रिलियन से जायद है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान GDP के मुकाबले में बहुत पीछे है और हम $380 बिलियन के करीब ही हैं। हाल में $1000 बिलियन की GDP पर ले जाने पर हम भी इस वक्त ख्वाब देख रहे हैं और टारगेट्स हमने रखे हुए हैं। अब देखते हैं कि वो टारगेट्स किस हद तक हासिल हो पाते हैं। हफीज़ पाशा साहब साबिक वज़ीर ख़जाना हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ज़रा हम जानेंगे कि अब तुर्किया के इस दौरे से पाकिस्तान की इकॉनमी को कितना फ़ायदा हो सकता है, FDI किस तरह से पाकिस्तान में मैक्सिमम आ सकती है और आने वाले दिनों में हमारी एक्सपोर्ट्स इसके नतीजे में कितनी बढ़ सकती हैं। बहुत शुक्रिया हफीज़ पाशा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी तुर्किया के सदर का जो ये दौरा है, इसके नतीजे में बायलैटरल जो ट्रेड है उसका वॉल्यूम बढ़ सकता है, पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स में कुछ बेहतरी इसमें ला सकता है और इससे कितनी इन्वेस्टमेंट की हम तवक्को कर सकते हैं हफीज़ पाशा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आपने माशाल्लाह बहुत मुनासिब इंट्रोडक्शन दिया है और ख़ास तौर पे जो आपने रेफरेंस RCD पे किया वो बहुत ही अहम बात है। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान को जो बाकी मेंबरान हैं RCD में, जिसमें कुछ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी हैं, हमें कोशिश करके एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर ले आना चाहिए था। मैं बहुत अरसे से ये कहता रहा हूँ, हमें वही तरह का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाना चाहिए जिस तरह हम चाइना के साथ है हमारा। और अगर ये हम ले आते हैं तो टर्की जो है वो एक तरह से हमारे लिए यूरोप और पाकिस्तान के बीच में टर्की आता है, तो लिहाजा अगर टर्की में हमारा मार्केट डेवलप होता है तो आगे जाकर वो हम यूरोप में भी फर्दर कर सकते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। तो ये बहुत ज़रूरी है और मैं ये भी समझता हूँ कि टर्की की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र बहुत अहम है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का पैमाना इस वक्त पाकिस्तान में इतना बढ़ के नहीं आ रहा है, इसलिए कि अभी भी माशी हालात पूरी तौर पर नहीं संभले हैं और दूसरी तरफ सियासी कश्मकश भी कुछ हद तक जारी है। बट इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे कि अगर ये ख़ास तौर पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चल पड़ता है तो यकीनन इसके नतीजे में काफ़ी आगे बढ़ेगा पाकिस्तान का RCD रिलेशनशिप। तो सर, हमने देखा कि पिछले साल मलेशिया के वज़ीर आज़म आए, हमने देखा कि सऊदी अरब की लीडरशिप पूरी की पूरी यहाँ पर आई, फिर हमने अज़रबैजान की तरफ से भी कुछ सॉफ्ट कमिटमेंट्स देखी, $2 अरब की बात हुई, लेकिन वो 2024 गुजरा, 25 शुरू हुआ, अब ये भी फर्स्ट क्वार्टर गुजरता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता कैलेंडर ईयर का। वो इन्वेस्टमेंट जिस पेस से वादे किए जा रहे थे उस पेस से हमें आती हुई महसूस नहीं हो रही। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पिछले साल के मुकाबले में क्या निस्बतन आसान नहीं हो हमारे मुल्क में हफीज़ पाशा साहब? बात दरअसल ये है कि देखिए, जो सबसे बड़ा खतरा होता है फॉरेन इन्वेस्टर को
वो ये होता है कि जो प्रॉफिट है उनकी रिपैट्रिएशन जो है वो पूरी तरह से सहूलत हो जाए और वो ले जाएं अपने हेडक्वार्टर पैसा। हमारे साथ ये हुआ कि 2022-23 में हमने बहुत नामुनासिब ये हरकत की, जिनके रिजर्व्स बहुत कम हो गए थे। हमने प्रॉफिट रिपैट्रिएशन को यूनिलैटरली रोक दिया। इससे रिस्क परसेप्शन बहुत बढ़ गया है और अगरचे पाकिस्तान के रिजर्व्स में कुछ बेहतरी आई है और इस साल अल्लाह के फजल से हमने रिपैट्रिएशन को तकरीबन फ्रीली अलाउ किया हुआ है, मगर परसेप्शन तो ये है कि अगर कहीं किसी स्टेज पर फिर से रिजर्व्स कुछ कम हो जाए तो ऐसा ना हो कि फिर से प्रॉफिट्स रोक दिए जाएंगे। इस तरह की चीज हमें नहीं करना चाहिए। तो कोशिश करके अब ये कि कॉन्फिडेंस लाने के लिए अब आप ये देखिए कि सबसे अहम और परेशान कुन बात यह है कि पिछले साल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का मकदार जो था वो तारीख का एक लो लेवल पे था। तो जब पाकिस्तान का अपना इन्वेस्टर नहीं पैसा लगा रहा है तो इसके नतीजे में बाहर में परसेप्शन तो ये जरूर होगा कि अंदरूनी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं। अब आजकल तो एक हद तक कुछ हद तक टेररिज्म का भी फैक्टर आ गया है। तो इसलिए न सिर्फ बाहर से इन्वेस्टमेंट का पैमाना नहीं बढ़ रहा, जो कि SIFC तो एक जमाने में कह रहा था 1.5 साल पहले कि हम 10 अरब डॉलर ले आएंगे, खींच खांच के लिए 2 से 2.5 अरब डॉलर तक पहुंचेगा। तो लिहाजा इंटरनल इन्वेस्टमेंट डोमेस्टिक अपने पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो बाहर से भी वो आपको एंथुजियाज्म नजर नहीं आएगी। तो हाफिज भाई साहब, कमिटमेंट्स तो हमने देखा बहुत सारे ममालिक ने की है, लेकिन जब तक हम कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के इशू को नहीं सॉर्ट आउट करते, एनर्जी टैरिफ में अपनी कोई खातिर ख्वाह कमी नहीं करते, तो उस वक्त तक हमारे लोकल इन्वेस्टर का एतमाद भी नहीं बढ़ पाएगा। फिर ज़ाहिर है जिस तरह आप उसको कनेक्ट कर रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर से, तो वो भी ऑटोमेटिकली वही सारी फैसिलिटीज़ मांगता है जो कि हमारे लोकल इन्वेस्टर को चाहिए होती हैं। तो ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस असल मसला है इस वक्त हमारी तरक्की की राह में। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब आप देखिए बिजली की निर्ख जो है पाकिस्तान में हिंदुस्तान और बांग्लादेश से तकरीबन 2.5 गुना है। अब आप एक्सपोर्ट मार्केट्स में खास तौर पे इस तरह के कॉस्ट डिफरेंशियल से कम्पीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस साल कपास की फसल इतनी अच्छी नहीं हुई है और खबर ये आने लगी है कि बहुत से आपके टेक्सटाइल मिल्स जो हैं वो बंद होना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत ही नामुनासिब है और हमारा सनती पैदावार का शोबा जो है पिछले कुछ साल से उसमें बिल्कुल कोई मोमेंटम नहीं है और अभी भी पहले क्वार्टर में मनफी रहा है आपका शरह नमू आपके सनती शोबे का। तो लिहाजा परेशानियां तो हैं और हर चीज को हम अस्यूम नहीं कर सकते। आहिस्ता आहिस्ता सलीके से एक कंसर्टेड रिफॉर्म एजेंडा फॉलो करके हम आगे बढ़ें और आहिस्ता आहिस्ता हालात फिर बदल सकते हैं। तो अब हाफिज़ बादशाह साहब, क्या पॉलिसीज़ तब्दील करनी पड़ेंगी, स्ट्रेटजी तब्दील करनी पड़ेगी? कपास हम ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे थे और अच्छी खासी तादाद में, कोई 3-3.5 अरब डॉलर की हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अपना जो हमारा एग्रीकल्चर का इस वक्त इंपोर्ट बिल है उसको हम 11-12 अरब डॉलर तक ले जा चुके हैं, जबकि हम ज़ाहिर एक एग्रीकल्चर कंट्री के तौर पर पहचाने जाते हैं। तो ये इशूज़ सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो पा रहे हैं अभी तक? बात दरअसल ये है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट देखिए जो IMF के साथ आपने एग्रीमेंट किया है कि अब हम अपने किसानों को कीमत पहले से नहीं बताएंगे, यानी कि हम प्रोक्योरमेंट या सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे, ये सरासर नामुनासिब। हिंदुस्तान में भी और हर जगह ये कीमतें पहले से ही बताई जाती हैं और इंसेंटिव दिया जाता है किसान को ताकि रिस्क उसकी कम हो। अब आपने गंदम पर कोई कीमत नहीं दी और अब नतीजा ये है कि अब देखना ये है कि गंदम की फसल भी कैसे होगी। कपास की फसल बड़ी रिस्क प्रोन होती है और उसमें खास तौर पे आपको सपोर्ट प्राइस देना बहुत ज़रूरी होता है। ये एग्रीमेंट जो आपने IMF के साथ किया है ये सरासर गलत है और हमें वापस IMF से इस चीज़ पर बात करना पड़ेगा कि हमारा जो ज़री शोबा है वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हो गया है। ये पॉलिसी जो आपने हमसे करवाई है विड्रॉल ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड सपोर्ट प्राइस।
लेकिन हफीज़ पाशा साहब, इससे पहले हम IMF के पास अपना एक डिमांड लेके गए जिसमें एक रिक्वेस्ट हमने की कि बिजली के मामले पर कुछ रिलीफ मिल सके, इंडस्ट्री को कुछ रिलीफ दिया जा सके, वो रिजेक्ट हुई। फिर अगर हम अपने एग्रीकल्चर सेक्टर की बात को लेकर जाते हैं तो वो कन्विंस नहीं होते, तो अगले 2.5 साल तक फिर यही हालात रहेंगे, चूँकि अभी तो ये प्रोग्राम जस्ट इसका स्टार्ट है, अभी अगले 2.5 साल भी इस प्रोग्राम में हमें रहना है और उनकी शराइत को पूरी करनी है। देखिए, हमें टेक्निकल बेसिस पर सीरियस आर्गुमेंट्स पेश करना, हमारी कैपेसिटी मिनिस्ट्रीज में इतनी होनी चाहिए कि वो सॉलिड एनालिसिस रिसर्च करके साबित करें कि हमें प्राइसेस जो हैं एग्रीकल्चर के एडवांस में फार्मर्स को बताना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि रिस्क एलिमेंट्स बहुत हैं। और इसकी बेसिस पर हम साबित करें कि जब हमने कॉटन को कुछ साल बीच में विड्रॉ किया तो कॉटन की फसल जो थी वो बहुत कम हो गई थी, फिर हमने कुछ साल पहले वापस ले आए थे और उससे कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई थी। पिछले साल आपको याद होगा कि कपास की फसल इतनी अच्छी हुई थी कि हमें कोई इंपोर्ट करने की जरूरत न पड़ी और छोटा मोटा सरप्लस तक आ गया था। इस साल वो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि आपने कोई कीमत वगैरह नहीं पहले से अनाउंस की। सही, लेकिन अब इसके अलावा जो एग्रीकल्चर सेक्टर से हटकर जो हमें रिफॉर्म्स ओवरऑल लानी है, हम देख रहे हैं कि जो हमने अपना एक रेवेन्यू टारगेट सेट किया था टैक्सेस का, उसमें भी एक शॉर्टफॉल आ रहा है और उस पर भी IMF को रिजर्वेशन है। लेकिन बयानिया हमारा ये और परसेप्शन ये है कि IMF की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को बड़े बेहतर तरीके से हम पूरा कर रहे हैं। ऑन ग्राउंड रियलिटी आपको भी थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है? या आज पाकिस्तान ने कोशिश की है और बेहतर कोशिश की है बनिस्बत पिछले 2-3 प्रोग्राम के लिहाज से। आप देखें, बेहतर परफॉर्मेंस जरूर है, मगर अभी भी कुछ एक क्रिटिकल है चांदकुन एरिया जो है वो ये है कि जो टारगेट एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यानी कि बाहर से जो पैसे आने का टारगेट सेट किया गया था वो हम बहुत बुरी तरह से उसमें फेल हो गए हैं। और हैरत अंगेज बात यह है कि इस साल नया पैसा बाहर से जो आ रहा है लोन के तौर पर, और उसके नतीजे में जो डेट रीपेमेंट हमें करनी पड़ रही है वो नए पैसा लोन से ज्यादा है, नेट आउटफ्लो हो रहा है। और ये चीज IMF जरूर पिकअप करेगी और बहुत सी बातें इस पर होंगी। अब मैं आपसे फोन पे कुछ खास कहना नहीं चाहता। ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हफीज़ पाशा वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान में एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जैसे कि गंदम, दालें और ऑयल सीड्स की किल्लत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 7 जुलाई को लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद एग्रीकल्चर को ग्रोथ देना था। मुल्की एग्रीकल्चर सेक्टर को मुश्किलात से निकालकर एग्री एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसका मकसद 70 लाख हेक्टेयर से ज़ायद अनकल्टिवेटेड लैंड को इस्तेमाल करते हुए मॉडर्न एग्री फार्मिंग को बढ़ाना है। ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में 30 से 40 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाया गया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और चीन के साथ मिलकर मुल्की एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ज़राई मंसूबों पर काम कर रहा है। ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट में गल्फ कंट्रीज इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के आगाज़ के बाद से एग्री सेक्टर में काफ़ी बेहतरी आ चुकी है, जिसके नतीजे में प्रोडक्शन भी बढ़ी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई है और नेशनल फूड सिक्योरिटी भी बेहतर हुई है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के 2,50,000 एकड़ पर मुश्तमिल कॉर्पोरेट फार्मिंग के जरिए एग्रीकल्चर सेक्टर तेज़ी से तरक्की की जानिब जा रहा है। हुकूमत के इन मौसर इक़दामात की वजह से माली साल 2024 में पाकिस्तान की राइस की एक्सपोर्ट का वॉल्यूम रिकॉर्ड $4 बिलियन से ज़ायद रहा है। कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए छोटे किसानों के लिए एग्री सेक्टर में मॉडर्न टेक्निक्स पर मुंतकिल होने के लिए ताउन फराहम किया जा रहा है, ताकि जदीद तरीकों का इस्तेमाल करके कॉस्ट को कम किया जा सके, जिसके ज़रिए प्रोडक्शन में इजाफा होगा। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत अब तक 51 कंपनीज़ को 1000 एकड़ से ज़ायद ज़मीन अलॉट की जा चुकी है, जिनमें से 50 कंपनीज़ लोकल हैं और एक सऊदी कंपनी भी इनमें शामिल है। फार्म ग्रो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट फार्मिंग को तेज़ी से प्रमोट कर रही है, जिसने कॉर्पोरेट फार्मिंग को 1 लाख एकड़ तक फैलाने का प्लान बनाया है।
फोन ग्रो के मकई के पहले ट्रायल ने प्रोग्रेसिव फार्मर्स के मुकाबले में 20% ज़्यादा पैदावार हासिल की है। पाकिस्तान में 9.14 मिलियन हेक्टेयर बंजर ज़मीन काबिल काश्त बनाई जा सकती है, जिसमें बलूचिस्तान में 4.87 मिलियन हेक्टेयर, पंजाब में 1.74 मिलियन हेक्टेयर, जबकि सिंध में 1.45 मिलियन हेक्टेयर और खैबर पख्तूनख्वा में 1.08 मिलियन हेक्टेयर ऐसी ज़मीन मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि 2050 तक पाकिस्तान आबादी के लिहाज से चौथा बड़ा मुल्क बन जाएगा और 40 साल बाद फसलों के लिए पानी की कमी फूड क्राइसिस को शदीद तर कर देगी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद पाकिस्तान के 90 लाख अफराद पॉवर्टी लाइन से नीचे जा चुके हैं। सैलाब के बाइस पाकिस्तान का 9 मिलियन एकड़ से ज़्यादा एग्रीलैंड बुरी तरह से मुतासर हुआ था और आबादी में तेज़ी से इजाफे की वजह से गंदम की कंजम्पशन और प्रोडक्शन में 5 करोड़ मेट्रिक टन का फ़र्क आया है। अब इस ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को मजीद कितना फ़रोग दिया जा सकता है और इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। नासिर शाह बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है KSB ग्रुप के। बहुत शुक्रिया नासिर शाह साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो 30 से 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट की हम तवक्को कर रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये आपको सब मुमकिन नज़र आ रहा है और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव से हमारी एग्रीकल्चर को और हमारी ओवरऑल मईशत को कितना फ़ायदा हो सकेगा? देखिए, पहले आप उसके मकासद को समझिए और इन्वेस्टमेंट जो है वो मकासद से ड्रिवन होती है। सबसे पहला मकसद तो उसका ये है कि हम मुल्क में जो एक फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। दूसरा मकसद है कि हम लोगों को जो रोज़गार है, जो हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है मुल्क का, उसमें हम उसमें जो है इंश्योर कर सकें। तीसरा बड़ा मकसद जो ये है कि जो बिजनेसेस हैं, लोकल बिजनेसेस भी और इंटरनेशनल बिजनेसेस भी, उनको इस शोबे में मुतारिफ करवा सकें और उनको अपॉर्चुनिटीज़ का ज़रिया बना सकें। और इसके अलावा मैं एक समझता हूँ कि बहुत बड़ा दूसरा मकसद जो है वो ये भी है कि तालीम जो है उसको इस शोबे में उसका फ़रोग़ दिया जा सके। और ये कैसे मुमकिन होगा? पहली बात ये कि जो हमारे लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का एक इदारा कायम किया गया था, जिसका आपने जिक्र किया कि प्राइम मिनिस्टर ने उसका इफ्तिताह किया था, वो है क्या? उससे जो आपकी एक ज़राअत की बड़ी बुनियादी ज़रूरत जो है वो 3 होती है। एक ज़मीन, एक उसका जो पानी का इंतज़ाम और तीसरा ऑफ कोर्स जो एक उसमें लेबर का फैक्टर है वो। तो पाकिस्तान में जो इंफॉर्मेशन है ज़मीन की वो बहुत महदूद रही है और लोगों को अमूमन ये नहीं पता होता कि ज़मीन की हैयत क्या है। क्या वो एक जिसको आप कहते हैं नमकियाती ज़मीन है, डिसोडिक ज़मीन है, उसमें pH लेवल क्या है, क्या वो काबिल काश्त है या वो काबिल काश्त नहीं है, क्या उसको काबिल काश्त बनाया जा सकता है, और अगर उसको काश्त के काबिल बनाया जा सकता है तो उसमें किस वक्त कितना पानी दरकार है और कितना पानी जो है उसको फसल को सेहतमंद भी रख सकता है। और आखिरी चीज़ ये है कि क्या उसकी पैदावार जो है वो किस हद तक दी जा सकती है और कौन सी फसलें जो है उस ज़मीन में इस्तेमाल की जा सकती हैं। मौसमी हालात जो हैं उसके मतलब भी काश्तकार को पूरी तरह से मुतला करना, ये भी उसका एक बड़ा मकसद है। तो LIMS जो है वो इंट्रोड्यूस जब किया गया तो वो एक तो ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऑलरेडी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा काश्तकार जो हैं वो अपने ऐप के ज़रिए अपने मोबाइल फ़ोन पर उसको एक्सेस कर सकते हैं और अपनी ज़मीन के मुतालिक पूरी मालूमात ले सकते हैं। वो पैदावार के मुतालिक भी आपको फोरकास्ट दे सकता है कि आपकी पैदावार जो है वो कैसी होगी। इसी वजह से आप देखेंगे बेशुमार जो एस्टिमेशंस हैं जो पहले वो अवेलेबल नहीं थे, अब वो सैटेलाइट के ज़रिए किए जा रहे हैं। और इसी वजह से जो गुज़िश्ता बरस पंजाब में करीबन 22,000 किलोमीटर के करीब जो आपके पास नहरें हैं उसमें डीसिल्टिंग का जो काम होता है उसकी पूरी की पूरी जो निगरानी है वो इसी LIMS के ज़रिए की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि आपके पास ये मुमकिन हुआ कि कम से कम वक्त में और कम से कम कॉस्ट में आप इतनी उसकी जो है भल सफाई का डीसिल्टिंग का काम कर सकें कि जिससे कि आपके यहाँ तकरीबन 3 लाख एकड़ पानी जो है उसकी दस्तयाबी उस नहरी निज़ाम में बढ़ गई। इसका एक फ़ायदा और भी है कि अगर सैलाब आते हैं तो वो इतना पानी जो है वो आप उसको अपने पास इन नहरों में ले सकते हैं, जिसका एक बड़ा फ़ायदा ये भी होगा। ये समझिए कि जैसे आपने एक डैम जो है वो
तामीर कर दिया और उस डैम का पानी जो है वो इन नहरों के अंदर जो है वो स्टोर हो गया। लिहाजा दूसरा इसका बड़ा मकसद जिसको मैंने आपको मकासद बयान किए उसमें ये भी है कि किस तरीके से ज़मीन की को इम्प्रूव किया जा सकता है और पानी का इस्तेमाल जो है उसको किस तरह कम से कम किया जा सकता है। तो जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसमें पहले हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो सिर्फ ट्रैक्टराइजेशन समझी जाती थी कि आपने एक ट्रैक्टर ले लिया, एक उसमें हल ले लिया और आपने कहा कि जी हम तो बड़े जदीद काश्तकार हो गए। नहीं, बल्कि जो काश्तकारी का पूरा एक मरबूत निज़ाम है वो जो आपकी इरिगेशन सिस्टम है जिसको आप पिवट कहते हैं और जो कि आप उसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, पहले ये चीज़ें इंपोर्ट होती थी। लोगों को इल्म तो था लेकिन इंपोर्ट होती थी और 6-6 करोड़ 7-7 करोड़ रुपए की एक एक मशीन आती थी। वो इसी प्रोग्राम के तहत उसकी लोकल प्रोडक्शन जो है पिवट मशीन की शुरू हुई और वो जो 6 करोड़ की मशीन थी अब वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए में दस्तयाब है। और इन फार्म्स में जो कि डेवलप किए जा रहे हैं इस प्रोग्राम के तहत, उनमें लोग यही मशीन जो हैं उनको इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सही। और जो आपने बताया कि 51 अदारे जो हैं उनको ऑलरेडी ये ज़मीन मिल चुकी है 2,50,000 एकड़, तो वो सब के सब जो हैं वो इसी किस्म के निज़ाम को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको एक्सेस किया जाएगा और प्लस उसकी ये है कि ड्रिप इरिगेशन भी इसी तरह, जो आपके ख़ास तौर पे ऐसी फसलें हैं जिसको आप कह सकते हैं ऑर्चर्ड्स वगैरह, तो उसके लिए आपको ड्रिप इरिगेशन का एक पूरा मरबूत निज़ाम जो है वो लगाना होगा। नसब, अब ये इस पूरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्शन में खास तौर पर कितनी बेहतरी आएगी? जो पहले जो मैनुअल अंदाज से हाथों के जरिए बुआई की जाती थी इन फसलों की, या वो ट्रांसप्लांटर के जरिए अगर की जाएगी या कंबाइन हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, तो ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल करते हुए एफिशिएंसी कितनी बेहतर होगी, प्रोडक्शन में कितना इजाफा हो सकेगा? जो माजी में हमने रिसेंट पास में कपास की पैदावार कम होते देखी या वीट को और दीगर शुगर वगैरह को इम्पोर्ट होते देखा, तो ये इस इम्पोर्ट बिल से भी फिर हम जान छुड़ाने के काबिल हो सकेंगे? नहीं, देखिए, आप जंप ना कीजिए, जरा मुझे अपनी बात जो है उसको वजन देने दीजिए। अच्छा, कि ये जैसे आपके पास जो टेक्नोलॉजी है उसका एक सीड जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर सीड की क्वालिटी अच्छी होगी और कॉस्ट ऑफ जो आपकी यानी यूरिया है या और दूसरी खादें हैं उस पर कोई ब्लैक नहीं होगी और उनकी कीमतों के ऊपर जो है कंट्रोल के ऊपर मुहैया किया जा सकेगा। और ख़ासतौर पे सीड पॉलिसी जो है ऐसी बनाई जाए जिसमें पुराने जो गैर तस्दीक शुदा सीड्स हैं उनकी बजाय तस्दीक शुदा सीड्स जो हैं लोकल डेवलप करके उनको फ़रोग़ दिया जाए, तो उससे आपकी जो पैदावार है उसमें आपने जैसे फरमाया ना 20% जो फॉर्नग्रो की पैदावार बढ़ गई, तो वो क्यों बढ़ गई? वो इसलिए उन्होंने अच्छे सीड इस्तेमाल की है। तो जब आप इसको पूरे एक मरबूत निज़ाम के तहत लेके चलते हैं तो फिर ये आपके पास पैदावार जो है वो यकीनन बढ़ेगी। इस वक्त तकरीबन आप यूं कहिए कि 2.5 ट्रिलियन के करीब आपकी जो पूरी इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसका जो इम्पैक्ट है, ये मैं समझता हूं कि अगर ये पूरी टेक्नोलॉजी का और इसका फ़रोग़ होता है और नई ज़मीन जो है वो काबिल काश्त की जाती है तो एटलीस्ट 50% ऑफ दैट जो है वो आप बढ़ा सकेंगे। और मैंने एक और भी आपको बैरोमीटर बताना चाहता हूं कि ये जो हमारे पास एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें जो इस वक्त एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स में जो दाखिले हो रहे हैं उससे अगर आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तादाद में लोग जो है वो उसमें शामिल हो रहे हैं, तो आपको उसका ये पता चलेगा कि इस वक्त जो हॉटेस्ट एरिया फॉर एम्प्लॉयमेंट है लोगों के लिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। और जो चाइना पाकिस्तान के इंजीनियर गए थे उनके जाने से भी ये आपको अंदाज़ा हो जाता है कि उन इंजीनियर ने जब वापस आना है और उनको जॉब के लिए जगह चाहिए तो यही इदारे जो हैं वो उनको जॉब प्रोवाइड कर सकेंगे, जो इस वक्त इन इदारों के अंदर जो है वो मैन पावर की बहुत बड़ी टेक्निकल मैन पावर की, पढ़े लिखे लोगों की बहुत सख्त ज़रूरत होगी। तो इस वजह से ये बहुत अहम है कि ये इस निज़ाम को एक मरबूत हवाले से देखा जाए। अगर आप सिर्फ ये जंप करने की कोशिश करेंगे कि जी कितने बिलियन का फ़ायदा होगा, तो वो मेरा ख्याल है कि अभी इस तरह से इसको प्रोजेक्ट करना वो इतना सही नहीं होगा कि हम वो तखमीनों की तरफ जाएं। लेकिन हाँ, ये मैं कह सकता हूँ
कि हमारे पास जो है एक्सपोर्ट क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, हमारी क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो छोटे किसानों को जब इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कैसे उनके लिए अफोर्डेबल हो सकेगी? उसके लिए फिर हमारे प्राइवेट सेक्टर को आना पड़ेगा और उसके लिए थोड़ी सी ये LIMS जो है ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा, ये तो सिर्फ उन्होंने जाकर ऐप के ऊपर जो है उसको डाउनलोड करना है अपने टेलीफोन पर और उसे इस्तेमाल करना है। अपना जो रकबा है उसकी उन्होंने तो सील डाल देनी है। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो आता है एग्री मॉल्स का, क्योंकि अब ये इस वक्त जो इस बड़े GPI का एक बड़ा मकसद ये भी है कि लोगों को मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी के लिए भी और सेल करने के लिए भी जो है मार्केट्स मुहैया की जाए। तो एग्री मॉल में ये जो जितनी भी सीड्स हैं, जितनी भी वो जो आपकी यूरिया है, फर्टिलाइजर्स हैं, वो सब जो है कंट्रोल कीमत के ऊपर फार्मर को दस्तयाब होगी। और वो उस इलाके का जो वो पूरा इलाका है वहाँ पे वो कोई भी फार्मर छोटा हो बड़ा हो वो सब उस एग्री मॉल से जो है खरीदारी कर सकते हैं। इनपुट कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी फार्मर की। इस वक्त तो 25 से 30% जो है ब्लैक होती है। खुदा माफ करें ना करें इन लोगों को जो ये ब्लैक करते हैं, लेकिन ये तो जुल्म करते हैं उस फार्मर के साथ जिसकी इनपुट कॉस्ट जो है वो इतनी बढ़ जाती है। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया नासिर शाह बुखारी साहब। आने वाले इस वसी मौजू पर फिर आपको ज़हमत देंगे, आज चूँकि वक्त की थोड़ी कमी है। चेयरमैन के ASB ग्रुप नासिर शाह बुखारी साहब मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी है। बासमती चावल की ओनरशिप के हवाले से जारी तवील जंग में पाकिस्तान की बासमती चावल की प्रोडक्शन को ग्लोबली तस्लीम कर लिया गया है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में बासमती चावल को पाकिस्तान की प्रोडक्शन के तौर पर शनाख्त मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन मार्केट में भी पाकिस्तान को बासमती चावल की आइडेंटिटी मिलने का इम्कान है, जिससे ग्लोबल मार्केट में पाकिस्तान की पोजीशन मजीद मजबूत हो जाएगी। पाकिस्तानी बासमती चावल की दुनिया भर में मांग बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान की बासमती चावल की एक्सपोर्ट्स $4 अरब तक पहुंच चुकी है और चावल की $27 अरब की आलमी मार्केट में पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा हो चुका है। करंट फिस्कल ईयर के पहले 5 माह के दौरान पाकिस्तान से चावल की एक्सपोर्ट में गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत की एक्सपोर्ट के मुकाबले में 35% से ज़ायद का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। गवर्नमेंट के नंबर्स के मुताबिक जुलाई से नवंबर 2024 के दौरान 2.4 मिलियन मैट्रिक टन से ज़्यादा चावल, जिसमें बासमती और दीगर चावल की इकसाम की $1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट्स की गई हैं। चावल पाकिस्तान की दूसरी सबसे अहम फसल है। नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के मुताबिक चावल की एक्सपोर्ट में पिछले साल के मुकाबले में 77% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। जुलाई से सितंबर तक 9,91,000 मैट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट किए गए। सिर्फ सितंबर के महीने में पाकिस्तान ने 3,74,000 मैट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट किए हैं, जिससे $257.2 मिलियन का फॉरेन एक्सचेंज कमाया गया है। पाकिस्तान के बासमती राइस के एतबार से एशिया, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका की मार्केट्स में अब अहम तरीन प्लेयर बनकर सामने आया है। पाकिस्तान में बासमती चावल की 65 मन फी एकड़ तक प्रोडक्शन का पोटेंशियल मौजूद है। अगर राइस फार्मिंग को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज और जदीद मशीनरी की मदद से काश्त किया जाए तो पाकिस्तानी चावल की प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट डबल भी हो सकती है। ये किस तरह से मौसर तरीके से की जा सकती है और एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, और जो भारत से पाकिस्तान ने इस जंग को आलमी सतह पर जीता है, इसका सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, शमसुल इस्लाम साहब से हम बात करेंगे, जो ट्रेड एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। शमसुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब एक जंग किसी कैफियत थी यूरोपीय ममालिक में भी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी। अब बहरहाल एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान को एक आइडेंटिटी मिल गई है। पाकिस्तान के बासमती राइस को बाकायदा तौर पर एक शनाख्त मिली है, उसको तस्लीम किया गया है। ये कितनी हौसला अफजा खबर है और इससे हमारी एक्सपोर्ट्स में मजीद कितना इजाफा हो सकता है? देखिए जी, सबसे पहले तो आपको ये समझा दूं मैं आपके नाज़रीन को भी कि बासमती राइस का, बासमती का मतलब है बास और मती, 2 वर्ड्स का कंबाइंड कॉम्बिनेशन है, और इसका मतलब है कि खुशबू, और वो भी मट्टी की खुशबू उसके अंदर होती है। जबकि इंडिया ने इसको भी हिस्टोरिकली अपनी लैंग्वेज संस्कृत के साथ वासमती मतु करके उन्होंने उसको लिंक करने की कोशिश की है। इंडिया तारीखी तौर पे पाकिस्तान की जो चीजें हैं उनके आपने देखे कि उन्होंने बायोपायरेसी भी की, उसने उसके अंदर कसूरी मेथी को पाकिस्तान के नाम से बेचना शुरू किया, फिर कुछ चीज़ों में हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया, और सबसे अहम बात बासमती की हिस्ट्री को, जिसमें वो पाकिस्तान के इलाकों में बासमती होती आ रही है। 1933 में बाकायदा इसको काला शाह काकू राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डॉक्यूमेंट किया, बासमती 370 को, और उसी वैरायटी से तमाम वैरायटीज डेवलप हुई हैं। अब पाकिस्तान
का जो वो इलाके जो पाकिस्तान में शामिल हैं, हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो हीर वारिस शाह ने जो लिखी थी उसके अंदर भी 1766 में उन्होंने लिखा, जिक्र किया बासमती का। कोई भी शायर जब इस्तारा यूज करता है, मिसाल देता है किसी चीज की, तो वो उस चीज की देता है जो बहुत ज्यादा अवाम में मकबूल होती है। इसीलिए वारिस शाह ने बासमती का लफ्ज अपनी मशहूर पोइम हीर रांझा के अंदर लिया। तो ये एक हिस्ट्री थी, लेकिन आपको अगर इसका इशू बैकग्राउंड अगर समझाऊं तो आपका ये असल इशू उस वक्त शुरू हुआ जब राइस टेक ने बासमती को आप पेटेंट यूएसए में रजिस्टर कराने की कोशिश की। उसके बाद इंडिया वहां पर गया और इंडिया के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं था कि वो साबित कर सके कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है बासमती का वो साबित करता है कि उन एरियाज में होता है। तो पाकिस्तान में तो इन तमाम इलाकों में जो कॉलर ट्रैक्ट है और थोड़ा सा हिस्सा जो है आपका एडजेसेंट टू बॉर्डर नारोवाल साइड के आपके माजा गुरदासपुर, वहां पर वो बासमती होता था। और वो भी इस तरह के पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया बेसिकली जो मेजर कंज्यूमर है वो नॉन बासमती का है और पाकिस्तान में जो मेजर कंजम्पशन होती है वो बासमती राइस की होती है। हिस्टोरिकली ये भी प्रूवन है। तो पाकिस्तान अपने इस हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जब गया तो वहां पर इंडिया ने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ ऐसी चीजें जाहिर की जो कि रियल नहीं है। मिसाल के तौर पे बासमती में जो खुशबू आती है वो आपके अमाइलोज कंटेंट पे होता है जो 19 से 20% तक होना चाहिए, ज्यादा 22-23%, इससे ज्यादा नहीं। इंडिया कहता है कि 26%, क्योंकि उनके पास कम अमाइलोज का चावल नहीं है तो उन्होंने 26% अमाइलोज को शामिल किया। जब 26% अमाइलोज होगा तो उसमें खुशबू ही नहीं होगी। दूसरी बात यह कि बासमती राइस एक फोटो सेंसिटिव पीरियड वैरायटी है जो डिपेंड करता है ड्यूरेशन, डे की ड्यूरेशन पे और रात की उसके ऊपर टेम्परेचर्स पे। और इंडिया ने जो वैरायटीज डेवलप की हैं वो तमाम की तमाम पूसा वैरायटीज जो है नॉन एरोमेटिक भी हैं और उसके वो नॉन फोटो पीरियड सेंसिटिव वैरायटीज हैं। वो इसका मतलब है कि वो चावल किसी भी इलाके में दुनिया के ग्रो हो सकता है, जबकि बासमती पाकिस्तान का जो इलाका है कॉलर बेल्ट सिर्फ वहां होता है और ये कुदरती एक मौसम का एक है और जमीन की कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से होता था। इस वॉर में आप देखें कि अगर इंडिया अगर आप क्लेम करता है कि जी हमने $5 बिलियन का बासमती एक्सपोर्ट किया है, तो मैं आपको ये भी बताऊं कि उन्होंने इंडिया ने अपने दुनिया के जो कंज्यूमर हैं, इनोसेंट कंज्यूमर जो लंबा चावल देख के और अपने पेरेंट्स से सुनते आए कि इसमें बड़ी खुशबू होती है, वो खरीद रहा था, तो वो चावल बासमती नहीं है। अच्छा। उसमें उन्होंने पार बॉइलिंग करी हुई है, उसके अंदर उसमें अमाइलोज उनका बहुत ज्यादा है, वो लुक लाइक बासमती तो है, एक आम शहरी को ऐसा लगता है कि वो बासमती है, लेकिन वो बासमती नहीं था। जबकि पाकिस्तान का बासमती 370, कर्नल बासमती, सुपर बासमती, ये वो चावल है जो खुशबूदार है। तो हमारी एक्सपोर्ट इसमें बढ़ रही है जब से पाकिस्तान एक्सपोर्ट में आया। और आप ये भी देखें कि इंडिया के पास एक तो प्रोपेगेंडा करने वाले लोग पीएचडी किए हुए हैं, उन्होंने जब यूएस पेटेंट का जो इशू है उसके बाद उन्होंने हिस्टोरिकली ऐसी चीजें की हैं, कुछ हिस्ट्रीज को डिस्टॉर्ट करके लिखने की और पेश करने की कोशिश की है ताकि वो एविडेंस क्रिएट कर सके। तो और साथ ही अब शमसुल साहब जब ऑफिशियली बाकायदा तौर पर ये पाकिस्तानी बासमती को ये आइडेंटिटी मिली और दुनिया के बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में मिली है, तो इसके बाद वो मार्केट जो कि भारत ने अपनी जालसाजी से या अपनी डिसऑनेस्टी से कैप्चर की हुई थी, उनमें भी अब पाकिस्तान मजीद मजबूत होता फिर आपको आने वाले दिनों में दिखाई दे रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान की जो राइस एक्सपोर्टर्स की एसोसिएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, इनको एग्रेसिवली काम करना होगा। हम अगर बैक फुट पे जाते हैं और हम कंज्यूमर को अवेयरनेस क्रिएट नहीं करते, जैसे यूरोपियन यूनियन है, आपका यूके है, यूएसए है, वहां अगर हम ये अवेयरनेस नहीं देते कि हर वो चावल बासमती नहीं है जो बासमती जैसा नजर आता है, लेकिन वो चावल जिसमें खुशबू है, जायका है बासमती का, वो बासमती चावल है, तो ये करना होगा तो हम मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि इंडिया के पास तो इतनी वैरायटी बासमती जो है ट्रेडिशनल जिस वैरायटी को वो कहता है वो बहुत महदूद क्वांटिटी में है और जो पूसा वैरायटीज है वो बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो वो लेबल भी गलत कर रहा है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ सकती है अगर हम अपनी सप्लाई चेन के इश्यूज को सॉल्व कर लें। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को मिलकर काम करना होगा। साथ ही कुछ ऐसे इश्यूज भी आ जाते हैं जो आपने देखा होगा कि जिसमें अफ्लाटॉक्सिन या पेस्टिसाइड्स के आते हैं, इंडिया में भी आए, पाकिस्तान में भी कुछ उसमें डिटेक्ट हुए, उसका हल जो है वो सप्लाई चेन को इम्प्रूव करने से होगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस में
पेस्टिसाइड्स भी यूज होते हैं और अफ्लाटॉक्सिन भी आ जाता है, लेकिन उस सप्लाई चेन के इशू को आप बेहतर करें और अपनी बासमती को कंज्यूमर पैकिंग में खुशबूदार चावल को आप अपने उसको ऑफर करें कंज्यूमर को, इंटरनेशनल को। बाहर आपके देखेंगे जीआई मार्किंग उस पर होनी चाहिए कि ये जो प्योर वैरायटी है जो खास इलाके में होती है, और खास इलाका जो बासमती का कॉलर बेल्ट का इलाका है वहां पर होती है। और शमसुल साहब अपने एक्सपोर्ट के नंबर्स को बढ़ाने के लिए हमें अपनी प्रोडक्शन को भी मजीद एफिशिएंट करना पड़ेगा, या हमारी प्रोडक्शन के नंबर्स इतने सरप्लस में हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को इसी प्रोडक्शन के साथ भी मजीद बढ़ा सकते हैं? देखिए, आपको प्रोडक्शन तो बढ़ानी होगी, लेकिन आप प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे? जो ओरिजिनल बासमती है उसकी अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो वो आपको इंसेंटिव देना होगा ग्रोअर को, क्योंकि उनको अगर प्राइस अच्छी मिलेगी तो वो उसको ग्रो करेंगे। अगर आप ओवरऑल राइस की एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी इस वक्त को अराउंड 11 मिलियन टन की प्रोडक्शन हुई है चावल की, और चावल की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है। और चावल की काश्त अब इलाकों में ज्यादा हो रही है, चाहे वो आप पंजाब से लेके सदर्न पंजाब पे चले जाए, आपका सिंध का इलाका है, बलूचिस्तान तक आपका कल्टीवेशन हो रही है, क्योंकि आपका जो ग्रोअर है उसको जो राइस और उसका कॉटन और शुगर केन उसमें कोई अच्छी प्राइस भी नहीं मिली और उसके अंदर कोई प्रोटेक्शन भी नहीं मिली और उनको फसलें उसकी कम हो रही है। जबकि राइस में एक्सपोर्ट होने की वजह से जो लास्ट ईयर भी अराउंड $4 बिलियन की एक्सपोर्ट हुई थी, और इस दफा को हम 6 मिलियन टन एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दो के इंटरनेशनल प्राइसेस अब इस वक्त राइस की कम हो रही हैं, तो हमारी अर्निंग कम होगी लेकिन हमारी क्वांटिटी ज्यादा जाएगी, जिसका मतलब है कि हम ग्लोबली मार्केट का शेयर ज्यादा कैप्चर कर सकते हैं। सही। और फिर सर राइस की प्रोडक्शन में शमसुल इस्लाम सर, जो आप जिस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ देख रहे हैं, पहले ये मैनुअली इसको किया जाता था, अब ऑटोमेटिक मशीन्स इस तरह की आ गई हैं जिनसे ट्रांसप्लांटेशन होती है, तो ये इनके बाद कितना इसकी प्रोडक्शन में इजाफा होगा, और जो इसकी एक फसल का जो एक ड्यूरेशन होता था उसको भी कम करने में मदद मिल सकेगी? जी बिल्कुल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज आपकी राइस की क्रॉप को बढ़ा सकता है, लेकिन आपको जो अभी हालिया जो प्रॉब्लम आ रही है सप्लाई चेन की, वो इसी वजह से आ रही है कि पहले बासमती की पैडी की हाथ से कटाई होती थी मैनुअल, अब उसकी कटाई हार्वेस्टर यूज होते हैं उससे होती है, और हार्वेस्टर जो है वो गीली जब पैडी होती है उस वक्त चलाया जाता है। फिर गीली पैडी को जब वो जमीन पे गीली जमीन होती है, जिस जमाने में ये आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है तो नमी ज्यादा होती है, ठंडा मौसम होता है, तो अफ्लाटॉक्सिन भी कुछ वैरायटी जगह पे आ जाता है। तो आपको इनकरेज करना होगा ग्रोअर को कि वो हाथ की कटाई वाला लेकर आए, उससे आप एक प्राइस मैकेनिज्म कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी चेन अफेक्ट। ठीक है शमसुल साहब, उम्मीद करते हैं कि ज़ाहिर आपकी ये तजावीज़ हुकूमत सीरियसली कंसीडर करेगी और इन पॉइंट्स पर गौर करेगी, और आने वाले दिनों में इसको इंडस्ट्री का दर्जा देकर फैसिलिटेट भी किया जाएगा। बहुत बहुत शमसुल इस्लाम साहब, ट्रेड एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।